फिर से हमारे चैनल VVCC में। जैसा कि आप जान रहे हैं, कोरोना की वजह से का क्लास जो है कि लगातार बंद है और खोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, और इसी के वजह से लगातार बंद था। इसी के वजह से पिछले दिन हम लोग ऑनलाइन के रूप में कुछ क्लास को रिकॉर्ड किए थे और आप लोग को भेजे थे भी, जिसमें हम लोग देखे थे कि 10 क्लास का फिजिक्स का कुछ क्लास आपको बताया गया था। साथ साथ में जो है कि आपको मैथ का भी कुछ पार्ट्स को उसमें डाला गया था, त्रिकोणमिति को। और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि क्लास के जस्ट कुछ दिन के बाद हम लोग का क्लास ओपन हो जाएगा, फिर क्लास नॉर्मल वे में हम लोग चला पाएंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो है कि संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कुछ दिन में ही जो है कि खुलने वाला है। अभी और टाइम लगेगा ही। निश्चित रूप से इस मंथ यानी जुलाई तो निश्चित है 31 जुलाई तक जो है कि लॉकडाउन का प्रक्रिया फिर से शुरू हो गया है हमारे जिला में। तो हम लोग जहां तक क्लास को छोड़े थे, 10 क्लास का फिजिक्स जहां तक हम छोड़े थे, जिसमें 2-3 क्लास हम आप लोग को सिखाए थे भी, और वहीं से फिर से हम कुछ शुरू कर देते हैं, ताकि जो छूटा हुआ भाग है उसको हम लोग पूरा करें। और अगर जो लॉकडाउन की प्रक्रिया इसी तरह से चलते रहे, तब आगे की क्लास को भी इसी तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, जो पीछे छूटा हुआ है क्लास, उसी के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। जो हम क्लास कर रहे थे, आप लोग को सिखा रहे थे, उसमें से हम सीख रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स। क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में हम लोग सीख रहे थे, और वहां पर हम लोग सीखे थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में भी पूरा डिटेल्स कर लिए। वैसे बच्चे जो अभी नए देख रहे हैं, तो इस चैनल में पीछे जाकर के जो रिकॉर्ड वीडियो उसको आप देख सकते हैं। इस क्लास के अलावा पीछे के लिए 2-3 वीडियो आपका डाला गया है, जिसमें हम लोग प्रकाश किसको कहते हैं, फिजिक्स को हम लोग कैसे पढ़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। उसके बाद में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे। वहां हम लोग समतल दर्पण के बारे में भी आपको सिखाए हैं। समतल दर्पण से बनने वाले कुछ पद है उसको भी सिखाए हैं, और साथ साथ में प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी हम लोग सीखे थे। आप लोग को याद होगा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कि 2 नियम थे, और आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में था। और दूसरा जो नियम हम लोग देखे थे वो था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए, वहां हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी देखे थे। साथ साथ हम लोग दर्पण को सीख रहे थे। समतल दर्पण सीख लिए थे, समतल दर्पण के बहुत सारा गुण भी वहां हम लोग देख लिए थे, और हम लोग गोलीय दर्पण को शुरू कर दिए थे। गोलीय दर्पण में हम लोग देखे थे कि जिस गोलाकार खोखले कांच की टुकड़ा से काट करके उसे कलई करके दर्पण बनाया जाए, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का हम 2 भाग देखे थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जिसमें हम लोग देखे थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी चेहरा देखने वाला भाग उभरा हो, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चेहरा देखने वाला भाग उभरा हो, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का ही दूसरा भाग को हम लोग देखे थे, जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। तो चलिए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को हम लोग देखे थे, और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद था, उसी को हम लोग देख रहे थे। वहीं से फिर क्लास जो है कि स्टॉप था, वहीं से फिर से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी हम आपको इसलिए बताए ताकि जो वीडियो अभी नए देख रहे हैं, पीछे वाला जाके 2-3 वीडियो देख लें, फिर यहाँ से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग यहाँ से देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद के बारे में। और दर्पण 2 तरह के, फिर से समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का 2 भाग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसे संबंधित पद। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं उसको देख लेते हैं। तो पिछले दिन हम लोग देख लिए थे ध्रुव के बारे में, देख लिए थे वक्रता केंद्र के बारे में। आज हम लोग वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष के बारे में देखेंगे, लेकिन फिर से थोड़ा सा ध्रुव को आप भी देख लीजिए। ध्रुव कहते हैं किसको, तब गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल रहे चाहे अवतल रहे,
गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसको काट करके जो दर्पण निकाले हैं उत्तल दर्पण है, अब गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो इसका मध्य बिंदु इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो चलिए दूसरा वक्रता केंद्र देख लेते हैं। तो जिस गोला से काट करके गोलीय दर्पण को निकाला जाए उस गोला का कोई केंद्र है, तो उस गोला का जो केंद्र है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और उसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब हम लोग इसका तीसरे भाग को देखेंगे जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण को जिस गोला से काट करके निकाला जाए, और आपको पता है जैसे ही हम लोग गोल के बारे में बात करते हैं, वृत्त के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एक त्रिज्या होता है। उसी के जैसा यहाँ भी गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण रहे चाहे वो अवतल दर्पण रहे, उसे जिस गोले से काट करके निकाला जाएगा उस गोला का भी निश्चित रूप से कोई न कोई त्रिज्या होगा, और उस गोला का जो त्रिज्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस गोले का त्रिज्या है, तो यही गोला का जो त्रिज्या है इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी इस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऐसे हम लोग बड़ा वाला आर से सूचित करते हैं। चलिए आप वक्रता त्रिज्या को समझ पाए। उसके बाद इसका चौथा भाग हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष किसे कहेंगे? तब हम लोग कह सकते हैं कि ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव, ध्रुव बोले तो पी, और गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोले तब सी, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, यहाँ पर आप रेखा देख पा रहे हैं, एक रेखा को हम ऐसे खींचे हैं, इसमें आप इस रेखा को देख पा रहे हैं कि उत्तल दर्पण के पी और सी को भी मिला रही है। तो ये वाली जो रेखा है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, या इसी को मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष का कार्य करेगा, और इधर से हम लोग देख पा रहे हैं ये जो लाइन खींचा हुआ है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष का कार्य करेगा। कई एक बार बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ यही पूछा गया है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो बस इसका उत्तर जो होगा यही होगा कि गोलीय दर्पण के पी और सी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के पी और सी से गुजरने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। और प्रधान अक्ष को काफी ध्यान से आप सुने और समझे, क्योंकि आगे चल करके प्रधान अक्ष का जो है कि बहुत ही उपयोग है। जब हम आपको आगे जब हम चित्र बनाने के लिए, फिगर दिखाने के लिए बताएंगे, तब वहां बार बार बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण। तो जैसे ही मुख्य अक्ष बोलेंगे तो यही अक्ष को आपको यही अक्ष के बारे में सोचना है। तो ये आप समझ पा रहे हैं ये प्रधान अक्ष क्या है। तो चलिए आप यहाँ देख पाए गोलीय दर्पण का जो है कि चार पद, चारों काफी महत्वपूर्ण है, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष। इसको फिर से यहाँ पर आप कल्पना करके देख लें। यहाँ पी बोले थे दर्पण का, देखिए यहाँ पर भी आप कह सकते हैं उत्तल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु यहाँ है, तो ये वाला इसका पी होगा। अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, तो ये पी होगा, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो जिस गोला से काट करके निकालेंगे इसका त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। कि त्रिज्या को चाहे आप यहाँ खींचे, चाहे यहाँ खींचे, चाहे यहाँ खींचे, सभी जगह बराबर होगा। यहाँ दर्पण है तो यहाँ पर हम लोग भी काल्पनिक त्रिज्या खींच सकते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक इसका वक्रता त्रिज्या होगा। अवतल दर्पण में भी आप खींच सकते हैं कि इसका भी वक्रता त्रिज्या इधर होगा। तो चलिए आप वक्रता त्रिज्या को देख पाए। उसके साथ साथ में जो है कि प्रधान अक्ष जो है कि आप देख रहे हैं, प्रधान अक्ष अभी हम बताया पी और सी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। और इतना देख लेने के बाद, इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसके आगे के पार्ट को हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ एक नोट को भी आप समझ लीजिए।
ये नोट वाली बात जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको एकदम ध्यान से समझिए। यानी गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, ये गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों के लिए जो है कि साइड चेंज हो जाता है। अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है वो दर्पण के पीछे होता है, और अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है वो दर्पण के आगे होता है। यही बात को यहाँ पर हम आप लिखते हैं। जैसे नोट में वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या के दो पार्ट, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होगा दर्पण के पीछे होगा, और अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होगा दर्पण के आगे होगा। कैसे आगे पीछे होगा देख लीजिए। यहाँ पर मान लिया जाए कि हम एक उत्तल दर्पण पहले बनाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, इसका चेहरा देखने वाला भाग इधर है, इसको हम लोग आगे की भाग फ्रंट कहते हैं। यहाँ अवतल दर्पण हम बनाते हैं, ये देखिए अवतल दर्पण है, इसका चेहरा वाला देखने वाला भाग फ्रंट भाग ये होगा। अगर कल्पना कीजिए कि ये उत्तल दर्पण इस तरह के गोले से अगर निकला होगा तो निश्चित रूप से इसका P और इसका केंद्र C तो अंदर ही होगा, और इसको मिलाने वाली जो रेखा है यानी यहाँ से यहाँ तक को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो निश्चित रूप से दर्पण के द्वारा चेहरा देखने वाला भाग अगर इधर है तो इसका वक्रता त्रिज्या दर्पण का कहाँ है, पीछे है। उसी तरह से अगर हम लोग अवतल दर्पण को देखते हैं यहाँ पर, तो अवतल दर्पण का P यहाँ है और C कहाँ है, यहाँ है। तो इसका वक्रता त्रिज्या जो है, दर्पण का चेहरा देखने वाला भाग इधर है, तो जिधर चेहरा देखने वाला भाग है उसके सामने ही ये वक्रता त्रिज्या है। आप समझ पाए होंगे कि ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे होता है, और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दर्पण के आगे होता है। यहाँ से बहुत सारा चीजें आप ध्यान से देखें और समझें। अगर वक्रता त्रिज्या पीछे रहने का अर्थ है, हम लोग कह सकते हैं कि इसका वक्रता केंद्र भी पीछे ही होगा, यानी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र भी पीछे ही होगा। उसी तरह से अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अगर आगे है तब वक्रता केंद्र भी आगे ही होगा। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दर्पण जो है कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। फोकस किसे कहेंगे इसको आप समझ। कहा जाता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, या हम लोग दर्पण भी कह सकते हैं, दर्पण यहाँ कहने का सेंस है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस या मुख्य फोकस करते हैं। तो चलिए फिर से आप देख लेंगे कब प्रतीत होगा, कब मिलेगा। तो यहाँ पर परिभाषा को आप समझिए, फिगर के माध्यम से आसानी से याद होगा। ऐसे नीचे लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस को हम लोग बड़ा वाला एफ से सूचित करते हैं। तो चलिए इसको रखना नहीं है, यहाँ फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये लाइन जो है यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, कब मिलेगी, कब प्रतीत होगी, ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर दर्पण अवतल है, अगर दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण के आपको हम बताए थे कि C और P को मिलाने वाली रेखा
या सी और पी से गुजरने वाली रेखा को हम लोग इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। याद होगा आपको कि सी और पी के बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और यही है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। तो देखिए दर्पण का यह मुख्य अक्ष है और दर्पण के देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर यह प्रकाश की किरण पड़ी है यहाँ पर। और दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के नियम में देखे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिल रहा है। या कहा, या उत्तल दर्पण में आप देखिए कि इसका मुख्य अक्ष सी और पी है, इसके समानांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के से परावर्तन के बाद जब वापस लौटती है तो ये देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए लौट गई किरण नहीं से, लेकिन ये किरण लग रहा है कि इसका जो मुख्य अक्ष है इस बिंदु से जो है कि यह किरण वापस लौट रहा है। इसी को कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये वाला बिंदु यहाँ वास्तविक में यहाँ मिले है, तो ये बिंदु यहाँ ये बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु, ये दोनों का दोनों बिंदु जो है कि मुख्य अक्ष कहलाएगा। इसको हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे और इसको हम लोग उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है ये फोकस का परिभाषा है, इसको हम लोग फोकस कहेंगे, इसको भी हम लोग फोकस कहेंगे, इसको हम लोग वास्तविक फोकस कहेंगे, इसको हम लोग काल्पनिक फोकस कहेंगे। इसके यहाँ वास्तविक रूप से मिलती है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। अगर सिर्फ आपसे फोकस या मुख्य फोकस के बारे में पूछा जाए तो आप यह परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग बड़ा वाला एक से सूचित करते हैं अगर सिर्फ फोकस या मुख्य फोकस का परिभाषा पूछे तो। लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछे कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहें, अवतल दर्पण का फोकस किसे कहेंगे, तो यही परिभाषा में बस परिवर्तन बस यही कर देना है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। अगर स्पेशल आपसे पूछे कि नहीं उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहेंगे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख पाए कि फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं और इसे हम लोग बड़ा वाला एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बिंदु को हम लोग बड़ा वाला एफ से सूचित किए हैं, इस बिंदु को भी हम लोग बड़ा वाला एफ से सूचित किए हैं। अब यहाँ दूसरा एक और प्रश्न बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का परिभाषा एकदम सिंपल सी है। फोकस दूरी हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण के फोकस और दर्पण का ध्रुव पोल, फोकस और ध्रुव के बीच मिलने वाली किरण या फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे हम लोग छोटा वाला एफ से सूचित करते हैं। यहाँ आप देखिए यहाँ पर जो है कि फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये फोकस है, यहाँ से शुरू हुआ है, ये ध्रुव है यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे भी हम लोग छोटा वाला एफ से सूचित करते हैं। यहाँ नोट वाली बात अगर आपको याद है, यहाँ ध्यान से आप समझिए, अगर दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है तो इसका फोकस दूरी दर्पण के सामने है। दिख रहे हैं, दर्पण अवतल है तो इसका फोकस दूरी दर्पण के सामने है। इधर से प्रकाश की किरण पड़ रही है और इधर ही इसका फोकस दूरी है। लेकिन अगर दर्पण उत्तल है तो इसका फोकस दूरी ये दर्पण का देख रहे हैं, दर्पण का आगे का भाग इधर है, इधर से प्रकाश की किरण पड़ रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के पीछे है। और
दर्पण के पीछे कोई भी किरण रेखा को जब हम लोग दर्शाते हैं तो एक कटी रेखा से, डॉट रेखा से दर्शाते हैं। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि वापस लौटने वाली किरण जिस बिंदु से आ रही है उसे हम लोग डॉट डॉट किरण से दिखाए हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर देख पाए दो चीज के बारे में, एक फोकस या मुख्य फोकस के बारे में और दूसरा फोकस दूरी के बारे में। फोकस या मुख्य फोकस को हम लोग बड़ा वाला 1 से सूचित करेंगे और फोकस दूरी को छोटा वाला 1 से सूचित करेंगे। तो फोकस किसे कहें आप इसे समझ पाए, और फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग किरण आरेख देख सकते हैं। किरण आरेख से हम लोग आगे चल करके दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पता करेंगे कि कहाँ बना है और कैसे बना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ऐसे रखा हुआ है। मान लिया कि ये भी एक वस्तु है, अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है। अब इस वस्तु के ऊपरी भाग से चारों तरफ किरण निकलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से सभी तरफ से किरण निकलता है। और यही किरण में से इधर से निकलने वाली किरणें जाकर के दर्पण पर जाकर के क्या होती है, टकराती है। और टकराने के बाद प्रवर्तन के नियम को पालन करते हुए फिर वापस लौट जाती है। और पीछे हम लोग फोकस मुख्य फोकस जो हम लोग पढ़े तो वहां देखिए कि दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ता है वो एक से गुजरता है। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये भी एक वस्तु है, यहाँ से बहुत सारा किरण निकलता है, लाखों करोड़ों किरण निकलता है। अब इसे टॉप पर से हम दिखाए, यहाँ से भी किरण निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सभी जगह से किरण निकलेगा, जाकर के जो है कि दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण से टकरा करके जब वापस लौटता है, यही किरण को हमारी आंखों जब देखता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में देख पाता है। तो प्रश्न उठता है कि कितने किरण को हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना सारा किरण को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 4 किरण आरेख को पढ़ेंगे कि 4 किरण आरेख है क्या। थोड़ा ध्यान से यहाँ समझे कि 4 किरण आरेख कौन कौन है। वही 4 किरण आरेख के सहयोग से आगे चल करके दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को सीखेंगे कि कैसे बनता है। वही किरण आरेख में से हम लोग 2 किरण आरेख को चूज करेंगे और किरण को हम लोग दर्शाएंगे। तो किरण आरेख क्या है ये आप समझ पाए, लेकिन किरण आरेख कितने हैं। तो किरण आरेख की संख्या जो है कि 4 है। आपसे कभी कभी एग्जाम में बस यही आपसे पूछेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का किरण आरेख खींचे। देखिए किरण आरेख कितने हैं, तो किरण आरेख 4 है। यहाँ पर पहले हम लोग 2 किरण आरेख को देखेंगे। पहला है मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण और दूसरा किरण आरेख है फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो पहले ये दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे 2 किरण आरेख को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरण अगर दर्पण पर आकर के पड़ती है तो उसका किरण आरेख हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। अगर दर्पण अवतल है तब मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए निकलता है उसको हम लोग फोकस करते हैं। और यही किरण आरेख है जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण है जो अवतल दर्पण का है। अगर एग्जाम में आपसे अवतल दर्पण में पूछे कि अवतल दर्पण का किरण आरेख बताएं जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ता है, तो आप ऐसा फिगर को बनाएंगे, इसको पहचाने आप। दूसरा, अगर यही मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अगर उत्तल में पड़ेगा तब उसका किरण आरेख कैसा होगा, यहाँ आप देखिए कि कैसा होगा। ये देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ी है और दर्पण से पड़ने के बाद ये देखिए वापस लौट रही है। ये वापस लौटने वाला किरण F से आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो पहला किरण आरेख है जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ता है तो F से निकल जाता है, अगर अवतल है तब और उत्तल में F से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो चलिए पहला किरण आरेख देखिए, दूसरा किरण आरेख को देखिए। अब देखिए पहला किरण आरेख आप समझ पाए तो दूसरा भी बिल्कुल आसान है। दूसरा कैसे बिल्कुल आसान है, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर किरण डाले तो फोकस से निकल गया है,
इसका उल्टा ये है। अब देखिए किरण आरेख हम लोग उल्टा डाल रहे हैं। अगर फोकस के दिशा में आपतित किरण हो, अगर किरण हम लोग फोकस की दिशा में डालेंगे तब क्या होगा, तो देखिए फोकस की दिशा में किरण आरेख अगर हम लोग दर्पण पर डालते हैं तो दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर निकल जाता है। इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, इसमें मुख अक्ष के समानांतर आया तो फोकस से निकल गया, और इसमें फोकस से जाएगा तो मुख अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। अगर यह अवतल दर्पण है तब, अगर उत्तल रहेगा तब क्या होगा कि अगर फोकस की दिशा में कोई किरण आरेख को हम लोग डालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद इधर की ओर निकल जाएगा। लेकिन फोकस की दिशा में डाल रहे हैं, लेकिन क्या वहां तक ही पहुंचेगा, ये कल्पना है कि वहां तक जा रहा है, लेकिन जाता नहीं, यहीं से टकरा करके वापस लौटेगा, और टकरा करके जो वापस लौटेगा ये मुख अक्ष के समानांतर होगा। इसका जस्ट उल्टा है। अगर यहाँ मुख अक्ष के समानांतर डाले तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ फोकस के दिशा में जब डाले तो मुख अक्ष के समानांतर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये दो किरण आरेख है। दो और किरण आरेख अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग तीसरा किरण आरेख को देखते हैं। तीसरा किरण आरेख में हम लोग देख पा रहे हैं कि वक्ता केंद्र से दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण। तो तीसरा किरण आरेख क्या है कि अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर के अगर दर्पण पर पड़ती है, यानी कि किरण कोई वक्ता केंद्र से होकर के दर्पण पर आकर के पड़े, तो जिस रास्ता से किरण आता है वही रास्ता से किरण वापस लौट जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वक्ता केंद्र से पड़ने वाली, वक्ता केंद्र से दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर लंब होता है। अर्थात लंब होगा तो क्या होगा, जिस रास्ता से आएगा वही रास्ता से लौट जाएगा। यह अवतल का स्थिति है। उत्तल में भी आप देखें, अगर वक्ता केंद्र के दिशा में अगर सीधा लंबवत प्रकाश का किरण जब पड़ेगा तो जिस रास्ता से आएगा वही रास्ता से वापस लौट जाएगा। ये भी दर्पण पर लंब होगा। एक पीछे जब हम लोग डॉटर रेखा दिखाते हैं तो सी पर काटती हुई प्रतीत होती है। एक तीसरा किरण आरेख है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह सभी किरण आरेख का ही उपयोग कर करके हम लोग जो है कि आगे चल करके दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को सीखेंगे। तो चलिए, आपको एक बार एग्जाम में भी पूछा है कि वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर होती है, तो वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर क्या होती है, तो दर्पण पर लंब होती है। यहाँ देखिए वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण है, तो वक्ता केंद्र पर की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर लंब होती है, तो जिस रास्ता से आती है वही रास्ता से वापस लौट जाती है। दोनों स्थिति में आप देखिए। और चौथा जो है, इसका तीसरा हो गया, चौथा स्थिति है ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर डायरेक्ट अगर ध्रुव पर पड़े, पी पर पड़े, तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग परावर्तन के नियम से पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है, कोण जो होता है उसको हम लोग कोण आई कहते हैं। तो ये आपतित किरण और मुख अक्ष के साथ, ये आपतित किरण है जो मुख अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगा, आई, और ये परावर्तित किरण और मुख अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा, कोण क्या बनाएगा, आर। अर्थात ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ में कोण आई बनाता है, और परावर्तन के बाद वापस लौटने वाला किरण यही मुख अक्ष के साथ कोण आर बनाता है। ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े थे। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ेगा तो आने वाला किरण और जाने वाला किरण, ये दोनों किरण के ऊपर जो बीच में मुख अक्ष होगा, इसके साथ जो कोण बनाएगा वो बराबर कोण बनेगा। इसका भी उपयोग हम लोग कभी कभी करेंगे आगे चलकर के चित्र बनाने में, प्रतिबिंब को दर्शाने में। उसी तरह से यहाँ पर आप उत्तल में देख सकते हैं, यदि आपतित किरण ये मुख अक्ष के साथ में कोण अगर आई बना रहा है तो ये जाने वाला किरण परावर्तित किरण के लिए मुख अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगा, आर। तो ये चार किरण आरेख हम लोग देखे। चार किरण आरेख कौन कौन देखे? पहला किरण हम लोग देखे कि अगर गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ता है तो एफ से निकल जाएगा। दूसरा हम लोग देखें, अगर कोई प्रकाश की किरण एफ से अगर दर्पण पर डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख अक्ष के समानांतर निकल जाएगा।
और तीसरा भी हम लोग देखें कि अगर वक्ता केंद्र की दिशा में कोई प्रकाश की किरण डाले तो ये दर्पण पर क्या होता है, लंब होता है, जिस रास्ता से आएगा वही रास्ता से वापस लौट जाएगा। और चौथा हम लोग देखें धूल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण आई बना रहा है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ एक ही कोण आर बनाएगा और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है परावर्तन के नियम से। तो चलिए अभी तक हम लोग किरण आरेख देखे। अगले वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो काफी महत्वपूर्ण है, वहां हम आपको रिलेशन सिखाएंगे सिद्ध करके। जो हम लोग रिलेशन एफ और आर में देखे, एफ बराबर जो होता है r/2 या हम लोग कह सकते हैं 2f बराबर r। ऐसा रिलेशन को अभी हम लोग कुछ पहले जो क्वेश्चन किए उसमें आपको दिखाए, इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में इसको सिद्ध करने के लिए कहे तो 5 नंबर का प्रश्न होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न को। इसमें से सबसे पहला प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके सामने कोई वस्तु को हम लोग रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको हम समतल दर्पण का विशेषता बताए थे। समतल दर्पण की विशेषता में हम लोग सीखे थे कि इसके सामने जो हम लोग वस्तु रखते हैं वो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अतः हम लोग कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण। चलिए ये सारे प्रश्न कुछ इसलिए भी हम लाए हैं कि प्रश्न को देख करके आप समझ पाएंगे, ताकि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर क्लास बढ़ाएंगे तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में आप सीख पाएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कहता है अगर अवतल दर्पण का फोकस दूरी f, अगर अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्ता त्रिज्या r हो तो f और r में क्या संबंध है इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों इसका संबंध के लिए स्पेशल हम आगे चल करके सिद्ध करके आपको बताएंगे कि f और r में क्या संबंध है। वैसे इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो f और r में जो संबंध होता है वो होता है f बराबर r/2। क्या होता है f बराबर r/2, या इसी को हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्द में यहाँ जाएगा तो f के साथ गुना में हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं 2f बराबर r। यानी f और r में यही संबंध है, यानी फोकस दूरी दुगना होता है वक्ता त्रिज्या का, या हम लोग इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं f बराबर r/2। तो चलिए हम लोग दर्पण से संबंधित 2 प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न जो काफी प्रचलित है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। मतलब हम लोग दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख पाए होंगे अक्सर जो लोग दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं हम लोग के आसपास में सिंपल वे में, तो हम लोग समतल दर्पण ही देख लेते हैं। लेकिन दाढ़ी बनाने में वास्तविक रूप से कौन सा दर्पण उपयुक्त है तो उसका आंसर कुछ और ही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए सबसे अच्छे जो दर्पण होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है लेकिन सही अवतल दर्पण का। क्यों? इसका डिटेल्स जब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, यानी दर्पण में प्रतिबिंब का बनने के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक ऐसा स्थिति है वहां पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु की अपेक्षा सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सीधा और वस्तु से अगर बड़ा प्रतिबिंब बने तो दाढ़ी बनाने में जो है कि आसानी हो जाएगी और कहीं छूटे उठेगा भी नहीं, इसलिए जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर का जो प्रश्न है कहता है खाना बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। बोले खाना बनाने में भी कोई दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्या? चेहरा को देख देख करके खाना बनाया जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। खाना बनाने का सेंस यहाँ कहने का अर्थ है कि
सूर्य की रोशनी से, सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाने के लिए एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण में देखा जाता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है वो दर्पण पर लेकर के और उसको समेट करके एक जगह जमा किया जाता है। और आपको हम बताए थे कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो प्रकाश की किरण को एक जगह समेटती है। तो वही दर्पण जो प्रकाश को एक जगह जब समेट करके जमा करती है, उस दर्पण का ही प्रयोग हम लोग करते हैं खाना बनाने में। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खाना बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि खाना बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी हम लोग, यहाँ भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण, तो खाना बनाने में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ऊपर दाढ़ी बनाने में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका स्पेशल हम लोग प्रयोग भी लिखेंगे। जब इसका सारा जब हम लोग सिद्ध कर लेंगे, स्थिति वगैरह लिख लेंगे। प्रश्न हम आपको इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं कि दर्पण से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए 5वां नंबर जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि तीखे मोड़ पर कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीखा मोड़ पर कौन सा दर्पण, तीखा मोड़ समझते हैं और ऐसा जगह जहां रोड इधर से आए फिर इधर डायरेक्ट यहाँ पर घूम रहा है। तो ये जो मोड़ जो आप देख रहे हैं, इस मोड़ पर कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप समझ गए हैं कि मोड़ पर जैसे हम लोग दर्पण के प्रयोग करने की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है अधिक क्षेत्र को दिखाए वैसे दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो तीखा मोड़ पर जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह से हम लोग दर्पण बनाते हैं। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि तीखा मोड़ पर जिस दर्पण को प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण, इस तरह के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में प्रकाश